नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। देखिए, कल शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी थी। 5 महीने की सबसे बड़ी तेजी थी। निफ्टी जो है 557 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, 2.39% जो है ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में जो है लगभग 2000 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में उस तरीके का काम नहीं हुआ। मिड कैप में जो है 1.15% की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं स्मॉल कैप में जो है 0.98% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कल जो भी खेल हुआ है वो जो है निफ्टी 50 के शेयर्स में हुआ है, इंडेक्स के शेयर्स में कल सारे खेल हुए हैं। तो कल के मार्केट को देखकर एक शब्द कह सकते हैं आप, मृग तृष्णा। ये होता क्या है कि रेगिस्तान में जो है पानी का स्रोत दिखता है और लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पानी है। जब वहाँ जाते हैं तो पाते हैं कि नहीं, वो पानी नहीं था, वो सूरज के रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो पानी जैसा दिख रहा था। तो ऐसा ही कुछ बाजार है इस समय। कल अगर हम कैश में देखें तो हमारे बाजार में कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि डीआई की जो खरीदारी थी वो लगभग 1700 करोड़ के आसपास था और एफआईज की बिकवाली रही कल भी, और वो है था 1278 करोड़ के आसपास। लेकिन जो हुआ है सब शॉर्ट कवरिंग हुआ है और एफएनओ में ज़बरदस्त काम हुआ है। क्योंकि एफएनओ में जो है अगर आप इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो 3000 करोड़ के आसपास का है। फ्यूचर स्टॉक्स में देखें जो सबसे ज़बरदस्त काम हुआ है यहाँ पे, वो है लगभग 12,395 करोड़ का। साथ में ऑप्शन में भी जो है ठीक ठाक जो है कॉल खरीदे गए हैं। ठीक है, और जो मेन जो है बात है कि ये तो एफआईज का आंकड़ा है, लेकिन ये खबर आ रही है कि एचएनआई बंधुओं ने भी एफएनओ में जमकर कल जो है अपनी पोजीशन बनाए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन बाजार में देखने को मिला। और सारे जो काम हुए हैं वो हैवी वेट शेयर्स में हुए हैं, जैसे टीसीएस में हुआ है, रिलायंस में हुआ है, लार्सन एंड टूब्रो में हुआ है, इन्फोसिस में हुआ है, जो है आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हुआ है, आईटीसी में हुआ है। तो ये इस पे ज़बरदस्त ढंग से काम हुआ है और ये सब चीज़ें हुई हैं आज के रिजल्ट के मद्देनज़र, क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट है और सबसे बड़ी निगाहें जो हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव पे लगा हुआ है, उसके रिजल्ट पे लगा हुआ है कि किस तरीके से रहता है, क्या बीजेपी वापसी हो रही है या नहीं हो रही है। और ये जो एफएनओ में जो जितना भी काम हुआ है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। अगर वापस आती है तो मंडे को बाजार उसी तरीके से जो है हो सकता है कि गैप अप ओपन हो, और अगर यहाँ सरकार हार जाती है तो फिर मार्केट जो है गैप डाउन होगा। तो इसलिए कल की जो रैली है वो ऐसा नहीं है कि बुल फेज वापस आ गया। कल की रैली जो है वेट एंड वॉच है, और जो है स्टेशन पे आज प्लेटफॉर्म पे जो बीजेपी की ट्रेन किस तरीके से परफॉर्म करती है उस पर सब कुछ डिपेंड है। क्योंकि देखिए ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मोदी जो है इस समय उस तरीके से मजबूत नहीं है जो कि फर्स्ट टर्म में थे या सेकंड टर्म में मजबूत थे। थर्ड टर्म में शुरुआत में तो बिल्कुल कमज़ोर थे, बाद में जो स्टेट इलेक्शन का चुनाव हुआ और उसको जो जीते थोड़ा सा, तो उससे थोड़ी सी मजबूती आई। लेकिन महाराष्ट्र को अगर जीत जाते हैं तो ये फिर से जो है वापसी वाले रंग में आ जाएंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। और अगर हार जाते हैं तो मोदी के लिए जो है ये थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। तो उसका रिफ्लेक्शन जो है शेयर बाजार में भी दिखेगा। तो इसलिए इस समय बंधु सावधान रहिएगा। हरे रंग को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि बाजार में जो है बुल फेज वापस आ गया है, क्योंकि कल की जो कहानी थी वो बुल फेज जैसी ही दिख रही थी, लेकिन वो जब सब कुछ टिकी हुई है इलेक्शन पे। और अगर इलेक्शन में बीजेपी अगर हार जाता है तो जो एफएनओ में जो पोजीशन बनाया गया है वो तुरंत काट देंगे जो है, तो उसका असर जो है स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो है करेक्शन आगे भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम उठाइएगा, सावधानी पूर्वक रखिएगा। रैली को देखकर पीछा करते हुए उस पर मत भाग जाइएगा, उस शेयर्स को मत पकड़ लीजिएगा। जो गलती अगर पिछले बार आप कर चुके हैं वो गलती फिर से मत कीजिएगा। शेयर्स खरीदने का वही तरीका है कि 200 डीएमए के नीचे है तो खरीदिए। अगर अब भी मान लीजिए कि इस समय सपोज कि बीजेपी जीत जाती है और मंडे को रैली होती है और आप देखते हैं भाई 200 डीएमए के नीचे है कोई शेयर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, तो उसमें फिर मार्केट रेट मत लगा दीजिएगा। मार्केट रेट में पता चला कि उसमें एक ज़बरदस्त बुम आया और ऊपर आपको जो है महंगे में आपको मिल गया वो सौदा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खरीदारी करनी है और 200 डीएमए जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे 200 डीएमए में देख लीजिएगा कि उसका रेट कहाँ है आसपास, जो है उस रेट पे जो है अपना लगा दीजिएगा। 2-3 रेट लगा दीजिएगा उसमें से, जो है जो अगर पकड़ में आ गया तो, अगर तेजी रही तो जो है अब और हार गया तो बिकवाली रही तो भाई चुपचाप करके देखते रहिएगा आगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। हरे रंग को देखकर मत भाग जाइएगा,
नहीं तो ये एक तरीके का ट्रैप हो सकता है। इसलिए वेट एंड वॉच। देखिए, एक पॉजिटिव बात है कि MSCI इंडिया इंडेक्स, जिसको देखकर जो है FIs यहाँ पैसे लगाती है, वो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स से जो है सिर्फ 10% प्रीमियम पे जो है इस समय ट्रेड कर रहा है, और जो है ये 7 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ये इस समय जो है मार्केट जो है FIs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हो चुका है कि यहाँ वो खरीदारी करे। लेकिन अब देखिए, सब कुछ जो है वो इलेक्शन पे डिपेंड है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि भैया फिर से बुलफेज वापस आया या क्या रहा। देखिए, अडानी कंट्रोवर्सी के बाद अमूमन बाजार में तेज़ी रहती है, बाजार में तेज़ी आई है, और जो है इस बार भी ऐसा ही कुछ रहा जो है। और देखिए, कल अडानी इंटरटेनमेंट, पोर्ट, टोटल गैस, ACC और अंबुजा में तेज़ी थी जो है, NDTV में भी तेज़ी थी। लेकिन वहीं एनर्जी सोल्यूशन में जो है 7% नीचे गिरा, वो ग्रीन जो है वो 8% के आसपास गिर गया, पावर जो है वो 3% के आसपास गिरा, और जो है विल्मर जो है वो भी 1% के आसपास उसमें गिरावट देखी गई। यानी उसके जो 6 शेयर्स थे उसमें तेज़ी थी, 4 शेयर्स में उसमें कमजोरी थी। ठीक है, अब ये हुआ कि जो अडानी की जो पूरी कहानी है, तो मैंने सोचा कि भाई अडानी को देखा जाए कि अडानी जो है बीजेपी के समय में किस तरीके से ये तरक्की किया है, ये क्या है। अडानी जो है बीजेपी के सरकार में ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो मैंने सोचा कि चलकर देखा जाए कि भाई अडानी ने क्या क्या किया है जो है। तो देखिए, अडानी को लेकर सबसे पहले चलते हैं सितंबर एंड अक्टूबर 2018 में। उस समय 126 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए अडानी को कि आप गैस पाइपलाइन जो है पूरे देश में बिछाइए और जो है फ्यूल गैस स्टेशन बनाइए। तो इसको लेकर जो है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको उस समय, जो कि 2019 में चुनाव था उसके पहले इनको दे दिया गया। जो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लागू होने से पहले, काफ़ी पहले इनको ये जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ठीक है, चूँकि पिछले 9 साल में देखें हम 2009 से, तो इनको सिर्फ 98 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, जिसमें यूपीए के ज़माने में 35 कॉन्ट्रैक्ट्स मिला था और बीजेपी के ज़माने में 63 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिला वो आकर मिला 2018 में, और इसके लिए उसको इन्वेस्ट करने थे उस समय 1,67,000 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी बड़ी रकम थी, और उसके पास उतने पैसे थे नहीं। क्योंकि उसके वेबसाइट से ही ये बातें उभर कर सामने आ रही है कि उस समय जो है उनकी कंपनी जो टोटल जो था उनका वो 77,000 करोड़ की कंपनी थी, जो है 77,000 करोड़ की कंपनी थी जो है अडानी। और उस समय जो है इसके पास कर्ज था लगभग 99,000 करोड़ का, और इसका जो प्रॉफिट था वो मामूली सा था, 3,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो ऐसे में जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे वो पैसे 1,67,000 करोड़, एक बड़ा अमाउंट हो गया। वो पैसे कहाँ से आए? देखिए, ये बात सब उभर कर सामने आई कि यूपीए के ज़माने में इसको 35 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। तो मैंने सोचा कि देखूं कि भाई मोदी के पहले जो है इनको क्या मिला था, किनसे क्या मिला था। तो ये जो है 1988 में इनके कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, और इनको जो है 95 में जो है मुंद्रा पोर्ट मिला, जो बाद में जाकर जो है अडानी पोर्ट कहलाया, और उसके बाद से बहुत सारे पोर्ट जुड़ते चले गए। लेकिन शुरुआत जो है 95 से लेकर 98 के बीच में जो है उसकी शुरुआत हो गई वहाँ पे। दूसरा, इसने एक 1996 में जो है उसने अडानी पावर का जो है शुरुआत किया, और हालांकि ये सब जो है लिस्ट हुए हैं 2009 में लिस्ट हुआ था, और अडानी पोर्ट जो है 2007 में जाकर लिस्ट हुआ था। उसके बाद से 2011 में इसको ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक पोर्ट इसने लीज पे लिया, 99 ईयर्स के लीज पे लिया। तो ये उस समय जो है, और ये देखा जाए कि पिछले 10 साल में 2004 से लेकर 2013 तक में जो अडानी इंटरप्राइजेस है उसके शेयर्स में जो है कई गुना, मतलब लगभग जो है 2000% के आसपास जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। तो यानी यूपीए के समय में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, और उस समय ये जो है यूपीए के ज़माने में ये पूरे ग्लोबल रिच में से इसका पोजीशन जो है 609 था। लेकिन मोदी जी के समय में ये 609 से फिर उछाल मारते हुए नंबर 2 पे पहुंच गए थे। हालांकि फिर उस पर कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, हिंडनबर्ग और तमाम चीज़, उसके बाद से वो पोजीशन उसके हाथ से निकल गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की शुरुआत हुई उस समय इनका जो टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $7.1 बिलियन का था। ठीक है, ये फोर्ब्स के रिपोर्ट के आधार पे है। फिर 2015 में जो है ये थोड़ा घट गया था, जो है $7 बिलियन के आसपास आ गया था, वो डाल दे रहा हूँ मैं। और उस समय उसने डिफेंस का सेटअप किया था जो है, और 2017 में इसका हो गया था लगभग $11 बिलियन के आसपास, और उस समय उड़ीसा का जो है धर्मपोर्ट इनको मिला। ठीक, फिर
18 में जो 126 कॉन्ट्रैक्ट मिले थे और इस समय इसका जो है मार्केट कैप हो गया था 11.8 बिलियन डॉलर। तो ये आसपास जो है 2018 तक जो है ये ऐसे ही चल रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद से इसमें तेजी आनी शुरू हुई और इस समय उसने अडानी ग्रीन एनर्जी का फॉर्मेशन किया। फिर 2019 में इसका हो गया टोटल मार्केट कैप 15.7 बिलियन डॉलर और यहाँ इसको मिला एयरपोर्ट। और उसके बाद से फिर इसने जो जंप लगाना शुरू किया और उसके बाद 2021 में एक ज़बरदस्त जंप आया उसके मार्केट कैप में और वो पहुंच गया 75 बिलियन डॉलर का। और साथ में उसने डाटा सेंटर की भी शुरुआत कर दी और 2022 में ये पहुंच गया जो है 150 बिलियन डॉलर पे जो है। और इस समय एसीसी अंबुजा आ गया, उसके बाद एनडीटीवी का भी टेक ओवर हुआ। तो इस तरीके से इसका एम्पायर जो है पूरा तैयार हो गया। और इसके बाद से जो है कंट्रोवर्सी का दौर शुरू हुआ, नंबर 2 पहुंचे और कंट्रोवर्सी के बाद जो है परसों के आंकड़े के हिसाब से उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 144 बिलियन डॉलर का है। और इस 10 साल में जो है अंबानी जो है देश का सबसे धनी व्यक्ति था, उसकी जो बढ़ोतरी हुई, उसके नेटवर्थ की जो अपनी पर्सनल, वो 350% के आसपास हुआ, 350% के आसपास उसकी बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन गौतम अडानी का जो वर्थ है वो बढ़ गया 1225%। यानी जो मुकेश अंबानी की जो बढ़ोतरी हुई 10 साल में, उससे जो है लगभग जो है 3.5 गुना जो है की बढ़ोतरी हो गई जो है मोदी जी के ज़माने में अडानी की। देखिए जोमेटो के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि उसने सेंसेक्स में जो है JSW स्टील्स को रिप्लेस करते हुए अब जोमेटो जो है सेंसेक्स का पार्ट होगा, ठीक है। और BSE 100 में बहुत सारे जो हैं शेयर्स निकले हैं और बहुत सारे इन किए हैं। तो जैसे अशोक लेलैंड जो है, PI इंडस्ट्री, IDFC फर्स्ट बैंक, IRCTC ये ड्रॉप कर दिए गए हैं। और जो इन हुआ है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ है, सुजलॉन एनर्जी हो गया है ना, अडानी ग्रीन हुआ है और अडानी पावर हुए हैं। देखिए BSE 100 शेयर्स में से जो है IDFC फर्स्ट बैंक को जो है निकाल दिया गया और IDFC फर्स्ट बैंक का जो परफॉर्मेंस जो है इन दिनों काफ़ी गंदा चल रहा है। और आप लोगों की तरफ से डिमांड भी आ रहा था कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। तो देखिए कहानी ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक पे ना वो सिर्फ स्क्रीनर वाला पढ़ देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो कहानी है इसके जो है प्रोविजंस की। देखिए 2 बातें हैं। प्रोविजंस मतलब वो पैसे जिसकी उम्मीद उनको ये नहीं हो रहा है कि ये पैसे वापस लौटेंगे, और वो काफ़ी बढ़ गया है IDFC फर्स्ट बैंक में। क्योंकि जो इस बार का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट उसका आया था उसमें 73% का ड्रॉप हुआ था और उसमें ये बात आई कि 253 करोड़ जो है वो एक टोल कंपनी को दिया गया था और वहाँ पे महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनज़र जो है टोल में जो है फ्री कर दिया गया था। जो छोटी गाड़ियाँ थी उनको जो है, कारों को जो है वो फ्री कर दिया गया था कि आपको कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। तो जिसके कारण इस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ जो है। उस कंपनी का नाम MEP इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको काफ़ी नुकसान हुआ जिसके कारण जो है इनको जो पैसे दिए गए थे IDFC फर्स्ट बैंक ने जो पैसे दिए थे, लोन दिए थे, और वो इसको प्रोविजन में डाल दिया। यानी IDFC फर्स्ट बैंक को उम्मीद नहीं है कि वो पैसे वापस आएंगे। साथ में उसी तरीके से जो है ये जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें बहुत ज़बरदस्त खेल हो गया और उसका भी जो आंकड़ा उसने दिया है उसमें 315 करोड़ का पैसा इनका डूब गया है IDFC फर्स्ट बैंक का। एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस में क्या होता था कि आप जो है पैसे दे रहे थे तो उसमें RBI ने कैप हटा दिया। पहले होता था कि आप कहीं से बोरो करते थे और 12% के आसपास जो है आप जो है इंटरेस्ट में देते थे। उसके जगह RBI ने कैप हटाया कि भाई जो है अपर सर्किट कैप नहीं होगा, ये इस उम्मीद के साथ कि आपस में कॉम्पिटिशन होगा तो लोगों को सस्ते लोन मिल जाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा कि ये जो कंपनियां जो हैं ये महंगा लोन देने लगी, 40-40% तक का देने लगा, कुछ कोई तो 45% का देने लगा। तो उससे क्या हो गया कि लोग काफ़ी डिफ़ॉल्ट करने लगे। और दूसरी बात की हो गई कि आप जब उसको पैसे लेते थे, एक आदमी जो है 2-2 लोन ले लेता था, 3-3 लोन ले लेता था और उसमें क्या हुआ कि आधार कार्ड का पे ले लिया आपने, फिर पैन कार्ड पे ले लिया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे ले लिया। तो इस तरीके से 2-2, 3-3 लोन ले रहे थे लोग और इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी हाई हो गया था। उसके कारण जो है काफ़ी डिफ़ॉल्ट हुआ। तो टोल में 253 और माइक्रो फाइनेंस में 315। तो इस तरीके से 568 करोड़ जो है वो प्रोविजन में डाल दिया गया और पहले से भी उसमें पड़े हुए थे पैसे। तो वो प्रोविजन की जो आंकड़ा है वो पहुंच कर चला गया 1732 करोड़ का। मतलब इसका मतलब कि ये बैंक को उम्मीद नहीं है कि ये पैसे लौटेंगे। तो जिसके कारण IDFC बैंक फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस बिल्कुल गंदा हो गया।
हालांकि दो पॉजिटिव बातें हैं। एक तो है कि उसमें जो है उसका इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, उसमें 21% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो बैंकों के लिए अच्छा होता है। दूसरा, डिपॉजिट जो है वहाँ अच्छा खासा हुआ है, उसमें 32.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये दो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन प्रोविजन में जो इतना पैसा फंस गया जिसके कारण जो है उस शेयर में ज़बरदस्त प्रेशर आ गया, उस बैंक के शेयर्स में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। अब इसको किस तरीके से रिकवर करता है ये तो देखने की बात है। फिलहाल इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 47,000 करोड़ का है, और ये जो है शेयर जो है 92 रुपीज़ हाई पे गया था, अभी जो है 64 के आसपास है। लो बना था इसका 59 के आसपास, मतलब लो के आसपास ही है, चूँकि इतना ज़बरदस्त प्रेशर रहा है प्रोविज़न का, जिसके कारण जो है इसकी स्थिति थोड़ी सी जो है डमाडोल हो गई है। अब ये किस तरीके से ओवरकम करता है तो देखने की बात है, ये आगे किस तरीके से करता है। हालांकि इस बैंक को उम्मीद है कि वो ओवरकम कर जाएगा। दूसरी बात कि इसका आरओई जो है 10% के आसपास का है, 10 जो है वो ठीक माना जाता है, 10 से ही शुरुआत होती है बैंकों का। जो है पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत गजब की है इसमें भाई, 47% जो है पब्लिक है, मतलब जो कमज़ोर हाथ है उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। प्रोमोटर तो है ही नहीं इसमें, मैनेजमेंट चलाती है कंपनी। डीआईज के पास जो है 16% का शेयर्स है, और एफआईज के पास जो है 27% का शेयर्स है। ठीक है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर्स को खरीदे बेचे, जो भी करेंगे आप जो है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। और ये मेरा काम होता है चूँकि बताने का, चूँकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, इसलिए मैं आपको कोई शेयर सजेस्ट कर नहीं सकता हूँ। सिर्फ मैं जो है एजुकेशनल पर्पस से एक हेल्थ चेकअप करता हूँ शेयर्स का, वो है। खरीदना है बेचना है जो करना है वो दूसरे से पूछ के कीजिएगा, जो है मेरे सलाह पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।